वाकई इंसाफ में देर है लेकिन अंधेर नहीं। न्याय की किरण एक ना एक दिन अंधेरे को चीरते हुए बाहर आ ही जाती है। करीब 7 साल पहले पंजाब के चंडीगढ़ में एक बेहद ही सनसनीखेज मर्डर हुआ था। यह मर्डर किसी और का नहीं बल्कि शहर के जाने माने नेशनल लेवल के शूटर सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू का मर्डर हुआ था। ये खुद एक कारपोरेट वकील भी थे और इनके पिता हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट एडिशनल एडवोकेट जनरल भी थे। लेकिन मौत तो मौत ही होती है। इनकी मौत के बाद एक जज और वकालत से ताल्लुकात रखने वाला परिवार इनको न्याय देने का बीड़ा उठाता है और 2015 में हुए मर्डर का खुलासा सीबीआई ने अब आकर एक आईफोन और पुरानी तकनीक के माध्यम से इनकी मौत का खुलासा किया है। आज हम आपको हमारी अपराध की कहानी में सिप्पी सिद्धू वाला हत्याकांड की पूरी कहानी बताएंगे, तो आप पूरी कहानी को अंत तक सुनिएगा। तो आदाब, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं राहुल अवस्थी स्वागत करता हूं आज की हमारी क्राइम की कहानी में। आज की जो हमारी क्राइम की कहानी है वह शुरू होती है पंजाब के चंडीगढ़ से। तारीख है 20 सितंबर 2015 और समय होता है रात के तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच का। उस समय एक सेक्टर 27 चंडीगढ़ में एक पार्क होता है, बहुत ही खूबसूरत पार्क होता है। वहाँ तकरीबन उस समय 9 से 10 बजे के बीच गोली की आवाज़ आती है। गोली की 1 या 2 आवाज़ नहीं बल्कि 4 से 5 राउंड फायरिंग होती है और उस गोली की आवाज़ सुनकर एक महिला होती है, वह अपनी बालकनी से बाहर आती है और देखती है। हालांकि उस महिला का अभी तक पता नहीं चल पाया था कि वो महिला कौन थी, लेकिन 4-5 राउंड आवाज़ आने के बाद जो पड़ोसी होते हैं वह पुलिस को फ़ोन करते हैं। तो आनंद फानंद में वहाँ पर सेक्टर 26 की पुलिस आती है और घायल सिप्पी सिद्धू को तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। जब सिप्पी का इलाज चलता है तो इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है और उनकी मौत की जब खबर इलाके में फैलती है तो एक सनसनीखेज खबर बन जाती है। और इधर सिप्पी के परिवार वाले जब देर तक सिप्पी घर नहीं आते हैं तो उनकी तलाश करते हैं, बहुत तलाश करते हैं, और जब वह नहीं मिलते हैं तो थक हार कर बैठ जाते हैं। सिप्पी की जो माँ होती है, आप तो जानते हैं माँ का दिल कितना बड़ा होता है, माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता है। तो सिप्पी की माँ इतना परेशान होती है कि वे सिप्पी की लंबी उम्र की दुआ करने के लिए रात में ही गुरुद्वारे में जाकर बैठ जाती हैं और उनकी ज़िंदगी की दुआ करती हैं। तभी उनके पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन पर बताया जाता है कि मैं सेक्टर 26 थाने की SHO पूनम दिलावरी बोल रही हूँ। तो जब बात होती है तो वो बताती हैं कि सिप्पी का एक्सीडेंट हो गया है और आप तुरंत अस्पताल चले आइए। सिप्पी की एक्सीडेंट की जब खबर परिवार वाले सुनते हैं तो भागते हुए अस्पताल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सिप्पी की मौत हो चुकी है। और मौत नहीं, जब पता चलता है कि सिप्पी का एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर होता है तो परिवार वाले चिंतित हो जाते हैं कि आखिर सिप्पी की किससे क्या दुश्मनी हो सकती है। हालांकि उनका पोस्टमार्टम होता है, जांच रिपोर्ट सामने आती है तो उनके 4 गोलियां लगी होती हैं और उनका शरीर जो है मौत के आगोश में समा जाता है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच करती है। मामले की जब जांच करती है तो पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल पाता है। इसके बाद में जब माँ से पूछताछ की जाती है तो माँ भी बताती है कि सिप्पी के फ़ोन पर रात में तकरीबन 7-8 बजे के आसपास एक फ़ोन आया था और वह ज़रूरी काम का बताकर चला गया। माँ ने बताया कि मैं उसको रोकती भी रही लेकिन सिप्पी रुका नहीं। काश अगर मैं उसे रोक लेती तो आज वह उनके बीच जिंदा बैठा होता, लेकिन सिप्पी ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और वह चला गया तो उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद में पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की और जांच में जो महिला जो बालकनी से झांककर जिसने देखा था उससे जब इस मामले की जानकारी ली तो उस महिला ने बताया कि जब गोलियों की आवाज़ आई तो वह तुरंत अपनी बालकनी से बाहर आई और उसने बताया कि गोली की आवाज़ के साथ साथ एक लड़की के भी चीखने की आवाज़ आई। तो लड़की की आवाज़ सुनकर जैसे ही वो अपनी बालकनी में आई तो उसने देखा कि उसके घर के पास में ही एक कार खड़ी है सफ़ेद रंग की और उस कार की तरफ एक लड़की होती है, वह तेज़ी से बढ़ रही होती है। उस महिला ने बताया कि उसने ठीक से पहचान नहीं पाया कि वो लड़की कौन थी, लेकिन जो सिप्पी के जो परिवार वाले होते हैं वह एक लड़की का बार बार नाम ले रहे होते हैं, बताते हैं कि मर्डर में इसी का हाथ है, लेकिन पुलिस उस पर हाथ डालने की जरा सी भी हिम्मत नहीं दिखा पाती है क्योंकि वह कोई आम लड़की नहीं होती है बल्कि एक मौजूदा जज की बेटी होती है। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच को आगे बढ़ाती है और कोई भी सबूत हाथ में नहीं लगता है। तो सिप्पी के परिवार वाले
उस जांच को जो पुलिस नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि जिस लड़की का सिप्पी के परिवार वाले नाम लेते हैं भाई एक जज की बेटी होती है, तो पुलिस हिम्मत नहीं कर पाती है उस जज की बेटी को गिरफ्तार करने की, क्योंकि अगर मामला झूठा पाया गया, अगर वह सिप्पी की मौत में नहीं उसमें शामिल हुई तो बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा, तरह तरह के सवाल उठेंगे कि जज की बेटी को गिरफ्तार करने के बाद। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए इस जांच को सीबीआई को सौंप दिया जाता है और 13 मार्च 2016 को यह जांच सीबीआई शुरू कर देती है। लेकिन वही बात है, सीबीआई के भी सामने यही मुसीबत थी कि बिना सबूत और गवाह के इस जांच को शुरू किया जाए तो कहां से किया जाए। और एक जो चश्मदीद गवाह है, उसने जो लड़की देखी भी थी वह भी सही से नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसने ठीक से पहचाना नहीं था कि वो लड़की कौन थी। और घर वाले जो आरोप लगा रहे थे, जो सिप्पी जो मर चुके थे, सिप्पी सिद्धू वाला जो मर चुके थे, और उनके परिवार वाले जिस लड़की पर आरोप लगा रहे थे वह भी एक जज की बेटी थी। तो सीबीआई भी बहुत फूंक फूंक कर कदम रखकर आगे बढ़ रही थी और अभी तक सीबीआई को कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगा था। इस केस की जांच कर रही सीबीआई ने उस समय अखबार में एक विज्ञापन निकाला होता है और उसमें सीबीआई कहती है कि जो सिप्पी सिद्धू हैं उनकी जो हत्या हुई है उसका जो भी सुराग देगा उसको हम 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। और उन्होंने उसमें यह भी बताया है कि उन्हें पता है कि इस हत्याकांड में एक महिला भी शामिल है, इस बात के उनके पास कई सबूत हैं। अगर वह महिला खुद आकर हमसे संपर्क कर ले, अगर वह बेगुनाह है तो हमसे संपर्क कर ले और अपनी बेगुनाही साबित कर दे। अगर वह हमारे सामने नहीं आती है तो हम उसे यही मान लेंगे कि यह भी इस हत्याकांड में पूरी तरीके से शामिल है। लेकिन सीबीआई का यह दांव भी काम नहीं करता है और कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आता है, ना ही इस हत्याकांड के खुलासे के लिए कोई भी हामी भरता है। जब सीबीआई को कोई भी सबूत नहीं मिलता है तो थक हार कर सीबीआई कोर्ट को, स्पेशल जो कोर्ट होता है, उसको अनट्रेस रिपोर्ट पेश कर देती है। अनट्रेस रिपोर्ट यह होती है कि उसे कोई सबूत नहीं मिल पाया, इसलिए वह इस केस को छोड़ रही है। जब सीबीआई अनट्रेस रिपोर्ट कोर्ट को दे देती है तो इसकी खबर जब लोगों को लगती है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं और एक अभियान चलाते हैं। और उस अभियान का जो नाम होता है वह होता है जस्टिस फॉर सिप्पी। यह अभियान चलाया जाता है और जो सिप्पी सिद्धू होते हैं उनके परिवार वाले भी जो अनट्रेस रिपोर्ट सीबीआई पेश करती है इसका भी विरोध करते हैं। इसके बाद जो स्पेशल कोर्ट होती है वह अनट्रेस रिपोर्ट को खारिज कर देती है और खारिज करने के बाद सीबीआई को दोबारा से इस केस में तेजी लाने के लिए कहती है। असल में जब सीबीआई को कोर्ट की फटकार पड़ती है तो उसके बाद सीबीआई जो सिप्पी सिद्धू होते हैं उनकी एक बचपन की दोस्त होती है कल्याणी, उसे शक के आधार पर पूछताछ के लिए सीबीआई अपनी कस्टडी में ले लेती है। उनका पॉलीग्राफ भी टेस्ट किया जाता है, इसके बाद भी कुछ भी हाथ नहीं आता है और नतीजा जस का तस ही रहता है। इसके बाद सीबीआई के पास अब सिर्फ एक ही तरीका बचा था, वो था टीआईपी। उसका नाम फुल फॉर्म होती है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसे टीआईपी भी कहते हैं। इसमें जैसे जो हत्याकांड में जो भी लोग शामिल होते हैं, जिस चश्मदीद ने जो देखा होता है, जिस लड़की को देखा था, उसी की कद काठी के 2-3 लोग और उसमें खड़े किए जाते हैं और चश्मदीदों को दिखाया जाता है कि इनमें से वह कौन से व्यक्ति को जो है पहचान रहा है। तो सीबीआई के पास 2-3 सबूत और थे, 2-3 लोग और थे जिन्होंने इस हत्याकांड को देखा था, लेकिन वह अपराधी को नहीं पहचान पाए थे और तीनों ने उनकी दोस्त कल्याणी को ही बताया कि यही वही थी जिन्होंने उनको देखा था, लेकिन वह स्पष्ट नहीं थे। लेकिन जब 3 लोग बराबर अलग अलग पूछताछ की गई और तीनों लोगों ने उनकी दोस्त कल्याणी को ही बताया तो सीबीआई का शक जो है और मजबूत होता है और वह कल्याणी के खिलाफ सबूत जुटाने में जुट जाती है। और आखिरकार सीबीआई उनके खिलाफ सबूत जुटाती है और उनको जो सिप्पी सिद्धू थे उनकी जब डेड बॉडी जहां मिली थी वहां एक आईफोन भी मिला था। जब सीबीआई उस आईफोन की जांच करती है तो पता चलता है कि वह आईफोन जो है सिप्पी ने कल्याणी को 2 महीने पहले गिफ्ट किया था। अब जो सीबीआई थी उसको एक बहुत बड़ा सबूत मिल जाता है आईफोन के तौर पर और वह पूछताछ करती है। कल्याणी से भी जब फटकार लगाती है और कड़ाई से पूछताछ करती है तब कल्याणी अपना सच उगल देती है और कल्याणी बताती है कि हम और सिप्पी जो है एक दूसरे से प्यार करते थे। और जो कहानी निकल कर आती है वह दरअसल ऐसी कहानी है जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिप्पी और जो कल्याणी होती है दोनों का परिवार वकालत से जुड़ा होता है और दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 30 सालों से जानते होते हैं। सिप्पी और कल्याणी एक दूसरे के दोस्त होते हैं। जो कल्याणी होती है उसकी
जो माँ होती है वह हिमाचल प्रदेश के एक कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस होती है, जिसका नाम सबीना है। और जो सिप्पी होता है, जब वह बड़ा होता है तो वह नेशनल लेवल का शूटर बन जाता है और कारपोरेट वकील भी बन जाता है। बचपन से ही कल्याणी और सिप्पी एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं और जब बड़े होते हैं तो दोनों में प्यार होने लगता है। और जब प्यार परवान चढ़ता है तो बात शादी तक आती है और सिप्पी और कल्याणी एक दूसरे के प्यार में पड़कर शादी की बातें करते हैं। जब सिप्पी यह बात अपने परिवार वालों को बताता है तो परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं होते हैं और शादी के लिए मना कर देते हैं। जब सीबीआई ने जांच का खुलासा किया तो तब कल्याणी ने बताया कि दरअसल सिप्पी के पास उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें भी थीं, जो कि उसको पता नहीं था और उसके मोबाइल में सेव थीं। उसने चुपचाप किसी भी तरीके से सिप्पी ने कल्याणी की फोटो अपने मोबाइल में ले रखी थी। और जब सिप्पी से कल्याणी ने शादी के लिए बार बार जिद की तो सिप्पी ने गुस्से में आकर उसकी अश्लील तस्वीरें उसके रिश्तेदारों और दोस्तों के पास भेज दी, जिससे सिर्फ जो कल्याणी थी उसको शर्म से जूझना पड़ा और वह शर्म से लाल लाल हो गई और गुस्से से भी लाल लाल हो गई। अब कल्याणी बताती है कि उसने सोच लिया था कि अब उसे शादी तो नहीं करनी है, लेकिन अब वह सिप्पी को जिंदा भी नहीं छोड़ना चाहती है। तो इसलिए उसने जो है 18 सितंबर को, ये सिप्पी जो होता है वह कनाडा से वापस आया होता है और 18 सितंबर को सिप्पी को कॉल आती है। वह कल्याणी अपने दूसरे नंबर से कॉल करती है और उससे बातचीत करती है और फाइनली 20 सितंबर को उसे एक पार्क में बुलाने के लिए मना लेती है। और जब सिप्पी उससे मिलने आता है तो वहाँ एक और व्यक्ति होता है जो कि कल्याणी ने हायर कर रखा होता है, एक शूटर होता है। उससे सिप्पी को गोली मरवा दी जाती है और एक या दो नहीं बल्कि 4 गोलियां मरवाती है। और जब मामले का पूरा खुलासा होता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। और जब सिप्पी की माँ से इस बारे में पूछा जाता है तो सिप्पी की माँ बताती है कि उनके बेटे के साथ आज न्याय हो गया है और वह सरकार से यही गुजारिश करना चाहेगी, कोर्ट से यही गुजारिश करना चाहेगी कि जो कल्याणी हत्यारिन कल्याणी है उसको फांसी की सजा ना देकर उम्र कैद की सजा दी जाए, जिससे कि वह ताउम्र घुट घुट कर जिए और अपने अपराध के लिए पछताए। इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था कि किसी पर भी इतना विश्वास ना करें कि आप स्थिति यहाँ तक आ जाए कि उसका मर्डर तक करना पड़े। आप अगर किसी से प्यार करते हैं, चाहे आप प्रेमी हो या प्रेमिका हो, तो अपने किसी भी प्रेमी या प्रेमिका को अपनी इस तरीके की कोई भी तस्वीर ना दें जो कि आपत्तिजनक हो, क्योंकि कल को अगर आपकी लड़ाई हो जाए, खुदा न खास्ता वो इस तरीके का कृत्य कर बैठे हैं जो कि हम इस कहानी में बता चुके हैं, जो कि जिससे कि दोनों परिवार बिखर जाते हैं और स्थिति यह आ जाती है कि उन बच्चों की वजह से जो गलती करते हैं पूरे परिवार को इसका दर्द झेलना पड़ता है और समाज में बदनामी सहनी पड़ती है। तो आज की जो कहानी थी वो मेरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपके भी पास कोई ऐसी ही कहानी है, सच्ची कहानी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें भेज सकते हैं। हम जरूर अपने एपिसोड में आपकी कहानी को शामिल करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।